नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद विपुल, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज हमारी नज़रें मुख्य तौर पर किन खबरों पर रहेगी, कहां पर आज हम विस्तारपूर्वक बातचीत करने वाले हैं। तो आज जो ऑन द शो पर नजर डालते हैं, सबसे पहले खबर जो होगी वो होगी मानसून को लेकर के। मानसून एक बार फिर से डराता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। और क्या ये हालात कहीं सूखे के तो नहीं बन जाएंगे कहीं भविष्य में? क्या कुछ स्थिति है मानसून को लेकर के? तमाम डिटेल्स आज विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके अलावा बातचीत करेंगे कॉमन केवाईसी को लेकर के। कॉमन केवाईसी काम की चीज़ क्या पैन जैसी हो जाएगी आगे चल करके? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्या कुछ इसके बारे में बातचीत खबरें निकल करके आई हैं? ये भी आज की चर्चा का विषय होगा। इसके बाद बातचीत करेंगे मनरेगा के खर्च को लेकर के। मनरेगा के खर्च पर आखिर में लिमिट लगाने की बात क्यों हो रही है, ये भी आज की चर्चा का विषय रहेगा और अंशुमान सर से इस पर डिटेल में होगी बातचीत। ठिठके म्यूचुअल फंड निवेशक, आखिर में निवेशकों के दिल में क्या चल रहा है, इसको लेकर के जो है कुछ एक जो नंबर्स निकल करके आए हैं म्यूचुअल फंड के, उस पर भी आज हम बातचीत करेंगे और अंशुमान सर से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इन नंबर्स के मायने क्या है। कर्ज लेकर के बारूद खरीदेगा पाकिस्तान, इसी का तो डर था। लगातार जिस तरीके से चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, IMF की तरफ से जो कर्ज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अब क्या पाकिस्तान उसका इस्तेमाल हथियार खरीदने में करेगा, ये भी आज की चर्चा का विषय होगा। साथ ही साथ चीन के कार बाजार में घमासान, असर दूर तक होगा। क्या है पूरी खबर, थोड़ी देर में डिटेल में होगी बातचीत। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून को लेकर के। मॉनसून की रफ्तार धीमी ज़रूर थी, लेकिन मध्य जून से फिर से एक्टिव होने जा रहा है। IMD के मुताबिक 1 से लेकर के 10 जून तक सिर्फ 23.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 33% कम है। लेकिन अब सिस्टम बदल रहा है। 12 से लेकर के 16 जून के बीच कोंकण, गोवा, पेनिनसुलर इंडिया में काफ़ी बारिश की उम्मीद है। 14 जून के आसपास मानसून बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से ताकत लेकर के आगे बढ़ेगा। हालांकि राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत में 12 जून तक हीट वेव बनी रहेगी। सर, अब मानसून की स्थिति क्या अब डरावनी लगती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह के नंबर, जिस तरह के आंकड़े अभी तक दिखाई दे रहे हैं? विपुल जी, हम लोग लगातार इस पर शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं और जो संकेत हमारे पास आ रहे हैं मानसून को लेकर, वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। क्योंकि मानसून को ठहरे हुए अब लंबा अरसा बीत गया है। लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लगभग 15 दिन मान लें तो मई के अंत के बाद मध्य भारत के हिस्सों में, मध्य महाराष्ट्र में और बंगाल की खाड़ी के पास मानसून रुका हुआ है। IMD ने आज ये संकेत दिए कि कुछ हिस्सों में, दक्षिण भारत के कुछ तटीय हिस्सों में मानसून के रिवाइवल के संकेत हैं। बंगाल की खाड़ी को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन 33% का डेफिसिट बारिश में ये हमारे सामने दिख रहा है। अगर आप गंभीरता से देखें डेटा पॉइंट के जरिए भीतर जाके कि किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा चुनौती आने वाले समय में दिखाई देगी आपको इस मानसून की कमजोरी की, तो उसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा चिंताजनक परिस्थिति में दिखता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मध्य महाराष्ट्र की समस्या है। मध्य महाराष्ट्र में 77% की कमी है बारिश में 1 से 8 जून तक। यहाँ गन्ना और सोयाबीन की फसल को खतरा है। मराठवाड़ा में 97% की कमी है, यहाँ पानी की भारी किल्लत है महाराष्ट्र के। विदर्भ में 72% की कमी है। कोंकण और गोवा में थोड़ी 10% अधिक बारिश हुई है। यही वो महाराष्ट्र का हिस्सा है जिस महाराष्ट्र के हिस्से में सूखे का खतरा हमेशा रहता है। इसके अलावा मराठवाड़ा और विदर्भ में सूखी मिट्टी के कारण बुवाई रुकी हुई है। दक्षिण भारत में भी शुरुआत से कम शुरुआती जो मानसून की उम्मीद थी वो उतनी अच्छी नहीं दिखी है। केरल में करीब मध्यम बारिश हुई है, 5 से 10% की कमी दिख रही है, जबकि पश्चिमी घाट में हमें उम्मीद है कि थोड़ी बेहतर बारिश होने की संभावना है। पूरे मध्य भारत के हिस्से में मई में 236% ज़्यादा पानी बरसा था और अब जून में 33% के आसपास की कमी दिख रही है। ऐसी स्थिति में फिंगर्स क्रॉस्ड हैं
आईएमडी की संभावनाओं पर का असर हमें आने वाले समय में देखना होगा कि क्या मानसून दोबारा रिवाइव होता है, और अगर इसमें कमजोरी रहेगी तो फिर जो चिंताएं हैं वो सामने हमें दिखाई देंगी। जी, इस बीच ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म अब सरकार की नज़र में आ गए हैं। हाल के हाइजीन और फूड सेफ्टी मामलों को देखते हुए सरकार इन कंपनियों के डार्क स्टोर पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। पुणे के बालेवाड़ी में ब्लिंकिट का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है और मुंबई के धारावी में ज़ेप्टो स्टोर पर भी यही कार्रवाई हुई है। अब एफएसएसएआई के नेतृत्व में देश भर में डार्क स्टोर की जांच शुरू हो सकती है। पैकेज फूड कंपनियों ने भी साफ सफाई और स्टोरेज को लेकर के सख्त नियमों की मांग की है। सर, ये किस तरह की जांच की जा रही है? देर से सही ये पेंडोरास बॉक्स खुल गया और खुलना चाहिए था, क्योंकि क्विक कॉमर्स में जो सामान आपको मिल रहा है वो किस स्टोर से आ रहा है, वो कैसे रखा गया, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। और इन डार्क स्टोर्स की हालत वास्तव में बहुत डार्क है। पुणे में ये नमूना है। अगर कोई जा सके और अपने आसपास ब्लिंकिट के और ज़ेप्टो के स्टोर्स को देखे तो वहाँ हाइजीन की समस्या, खाने को फ्रिज में रखने की समस्या, जो नियम है उनका अनुपालन कहीं नहीं दिखता। और ये बात अब खुलकर सामने आ गई। महाराष्ट्र के का जो फूड एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस स्टोर को सील किए हैं, और इसके बाद पूरे देश में ब्लिंकिट और ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट के डार्क स्टोर की पड़ताल होनी चाहिए। बल्कि ज़रूरी है कि बात थोड़ा दूर तक जाए, और जोमेटो और स्विगी के जरिए जिस फूड की डिलीवरी हो रही है ना विपुल जी, उसकी भी क्वालिटी पर कुछ तो तय किया जाए। क्योंकि जब खाना आपके पास आता है और आप ऑनलाइन डिलीवर करते हैं तो आपको ये भी पता नहीं कि किस किचन में बन के आ रहा है, और उस किचन में कितनी सफाई है, कितनी हाइजीन का इस्तेमाल किया गया। और देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े ब्रांड्स के यहाँ जब भी पड़ताल हुई है तो हमने खाने के मामले में खाने के हाइजीन की बहुत बुरी हालत देखी, जिसमें काफ़ी बड़े ब्रांड भी हैं। ठीक, इस बीच अगर आपके पैसे बैंक, बीमा या फिर म्यूचुअल फंड में अटके हुए हैं तो अब राहत की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई, सेबी और दूसरे रेगुलेटर को कहा है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की वापसी की प्रक्रिया तेज की जाए। ये फैसला एफएसडीसी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में हुआ। साथ ही केवाईसी सिस्टम को सभी संस्थानों में एक जैसा करने की बात भी कही गई, जिससे कि ग्राहक को बार बार डॉक्यूमेंट्स ना देने पड़े। सर, कॉमन केवाईसी से ये क्या मामला हल हो जाएगा, और होगा तो कैसे होगा? कॉमन केवाईसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि केवाईसी के सहारे अब भारत में वित्तीय सेवाओं का एक बड़ा नेटवर्क काम करता है, जिसमें सब अलग अलग केवाईसी का इस्तेमाल करते हैं। बैंक अलग करेंगे, अगर आपको पासपोर्ट लेना है तो एक अलग केवाईसी है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो अलग केवाईसी है। हालांकि कोशिश इसकी जो बैंकों में फंसा हुआ पैसा है, जो सेबी के पास या वित्तीय संस्थाओं के पास अनक्लेम्ड मनी फंसी हुई है, उसकी वापसी के लिए किया जा रहा है। पर कॉमन केवाईसी एफएसडीसी इसलिए विचार कर रहा है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के वर्तमान नियमों के तहत भी एक जगह केवाईसी का डेटाबेस होना चाहिए, जिसके कारण जिसमें केवाईसी करने के एक ही जैसे नियम हो, चाहे आप कोई भी सेवा, सरकार की या निजी क्षेत्र की कोई भी सेवा लेने की तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह थी कि वित्त मंत्री ने इसे आगे बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए कहा था। चुनौती यह है कि केवाईसी के नियम बेहद अलग अलग हैं। मोबाइल फोन लेने के लिए केवाईसी के नियमों में थोड़ा फर्क है, बैंक में खाता खोलने के लिए केवाईसी के नियमों में अलग व्यवस्था है, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए केवाईसी के नियम अलग हैं। और दूसरी चीज़ है कि केवाईसी के इस नेटवर्क को इस्तेमाल करने वाली जो संस्थाएं और रेगुलेटर्स हैं वो भी अलग अलग हैं। आरबीआई बैंकों के लिए केवाईसी के नियम तय करता है, सेबी स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस के लिए केवाईसी के नियम तय करता है, और इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी होता है। तो बेहद ज़रूरी है कि कॉमन केवाईसी तैयार किया जाए, और सरकार और एफएसडीसी इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इस बीच सरकार ने पहली बार मनरेगा के खर्च पर सीमा तय कर दी है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में अब सिर्फ 60% बजट ही खर्च हो सकेगा। अब तक ये स्कीम डिमांड बेस्ड थी और इस पर कोई कैप नहीं था, लेकिन अब इसे मंथली और क्वार्टरली खर्च प्लान के तहत लाया गया है। वित्त मंत्रालय का ये कहना है कि इससे कैश फ्लो और उधारी को मैनेज करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ज़्यादा खर्च की अनुमति मांगी थी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर मना कर दिया। सर, आखिर में ऐसी नौबत आई क्यों?
ये बड़ा दिलचस्प है विपुल जी। अभी 2 हफ्ते पहले खबर आई थी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के लिए खर्च बढ़ाने की मांग की, 2,46,000 करोड़ रुपए के आसपास के एडिशनल खर्च की मांग की थी। लेकिन अब 5 साल के लिए 2,86,000 करोड़ रुपए के खर्च की मांग की थी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। वित्त मंत्रालय मनरेगा पर खर्च घटाने या सीमित करने की बात कर रहा है। अगर आपको याद होगा, इस साल के बजट में सरकार ने मनरेगा का जो बजट पिछले साल डिक्लेयर किया गया था उसकी तुलना में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। 86,000 करोड़ रुपए का बजट मनरेगा के लिए इस बार बजट में रखा गया था। हालांकि ये संशोधित अनुमानों से कम है, क्योंकि पिछले साल 86,000 करोड़ के आवंटन के बाद सरकार को 2 बार मनरेगा के लिए अलग अलग किश्तों में पैसा जारी करना पड़ा था, रोजगार की मांग को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में काम न होने की स्थिति में। लेकिन इस साल सरकार इस पूरे ट्रेंड को और सख्ती से मॉनिटर करने की कोशिश कर रही है और इसलिए कहा गया है कि 60% से ज़्यादा फंडिंग पहली छमाही में खर्च नहीं की जाएगी। ये इस बात का संकेत है कि अब मनरेगा में बजट में बढ़ोतरी मुश्किल से होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तब सरकार मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी करेगी। क्या इसकी वजह ग्रामीण इलाकों में बेहतर डिमांड, रोजगार बढ़ने की संभावना है? देखना होगा, क्योंकि अभी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। खरीफ के मौसम के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट हमें दिखाई दी है पिछले 2 क्वार्टर में, वो उसकी एक वजह हो सकती है कि सरकार ये मान रही हो कि ग्रामीण इलाकों में अब काम और रोजगार उपलब्ध है, तो इसलिए मनरेगा को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जी, इस बीच सरकार अब एयर कंडीशनर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने जा रही है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि जल्द ऐसा नियम आएगा जिससे कि एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे या 28 डिग्री से ऊपर सेट नहीं किया जा सकेगा। इसका मकसद यह है कि बिजली की बचत और ग्रिड पर दबाव कम करना। बीई का कहना है कि हर 1 डिग्री बढ़ाने से लगभग 6% बिजली की बचत होती है। अगर लोग एसी को 20 से लेकर के 24 डिग्री पर चलाएं तो करीब 24% तक बिजली की बचत संभव है। नया नियम घरों, दफ्तरों और गाड़ियों के एसी पर लागू किया जाएगा। सर, आखिर में ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों किया जा रहा है ऐसा? 2 वजह हैं और लंबे कई सारे तर्क हैं जो इसके साथ जोड़कर आते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ऊर्जा की, ये बिजली की खपत कम करने की कोशिश है, क्योंकि बिजली की खपत जितनी बढ़ती है थर्मल पावर का इस्तेमाल उतना बढ़ता है और थर्मल पावर के कारण भारत में पर्यावरण प्रदूषण होता है और सरकार ने जो ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य रखे हैं वो पराजित होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि भारत में एयर कंडीशनर, भारत में क्या पूरी दुनिया में एयर कंडीशनर एक सर्टेन सीजन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला अप्लायंस है और इसमें बिजली की खपत ह्यूज होती है। करीब भारत में 100 मिलियन के आसपास एयर कंडीशनिंग अप्लायंसेज हैं जो लगे हुए हैं, जिनमें 15 मिलियन के आसपास इनमें हर साल बढ़ोतरी हो रही है। जिस टेम्परेचर रेंज की बात सिफारिश के तौर पर की गई है 20 से 28 डिग्री के बीच में, अगर ये रेंज लागू हो जाती है तो भारत में बिजली की बचत 3 गीगावाट तक हो सकती है और 3 गीगावाट बहुत बड़ा आंकड़ा है अगर टेम्परेचर को सही लेवल पर रेगुलेट कर दिया जाए और कंपनियों को इस बात के लिए तैयार कर लिया जाए। तो यही सारे कंसिडरेशन है, थर्मल पावर की खपत कम करना, कोयले की मांग कम करना, बिजली की एफिशिएंसी बढ़ाना, पर्यावरण में प्रदूषण, पर्यावरण में गर्मी रोकने की कोशिश करना, और इस वजह से सरकार 20 से और 28 डिग्री के बीच की रेंज तय कर रही है। नहीं तो भारत में एसी आमतौर पर 20 डिग्री से नीचे भी चलते हैं और कई जगह चलाए जाते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि केवल घरों के नहीं, इंडस्ट्रियल और बाकी एयर कंडीशनिंग को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल सर यहाँ पर ये होगा कि जैसे जब खबर पे हम लोग बातचीत कर रहे थे तो ये बातचीत निकल के आ रही थी कि फिर कंट्रोल कैसे करेगी सरकार, कि क्या या फिर ये नियम उन्हीं एसीज पर लागू होगा जो नए एसीज लगेंगे। पुराने एसी पे कोई व्यक्ति अपने घर पे कितने टेम्परेचर पे चला रहा है, इसकी तो मॉनिटरिंग भी बहुत मुश्किल है। पुराने एसी पे तो लागू हो ही नहीं सकता, बिल्कुल व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन एक सर्टेन तारीख के बाद जो नए एसी बिकेंगे उन पर ये पर शर्त लगा दी जाएगी। जैसे हमने आपको बताया कि करीब 15 मिलियन के आसपास एसी हर साल खरीदे जाते हैं भारतीय बाजार में, तो वो आने वाले 15 मिलियन एसी ऐसे होंगे जिनमें टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लें, और इस सिस्टम में बिल्ट कर दिया जाएगा। तो जब रिप्लेसमेंट शुरू होगा, क्योंकि एयर कंडीशनर्स के रिप्लेसमेंट तो 3 से 4 साल में, 5 साल में होते ही हैं, पुराने हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में सरकार को
कोई उम्मीद है कि ग्रेजुअली ऐसे एसीज की संख्या बाजार में बढ़ती चली जाएगी जहां टेम्परेचर रेगुलेटेड और कंट्रोल रहेगा। चुनौती आएगी इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में, जहां पर बहुत बड़े एसी सिस्टम्स हैं और वो बदले नहीं जाते, रिप्लेस नहीं किए जाते। सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम्स जहां काम करते हैं, वहां फिर नियम और कानूनों के जरिए ये जांचने की कोशिश करनी होगी कि क्या वहां पर एसी उस निर्धारित टेम्परेचर में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि वो सिस्टम्स एक बार लगते हैं जिनको सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग कहते हैं तो वो लंबे समय तक चलते हैं। वहां चुनौती होगी, घरों के एसी में उतना नहीं होगा। घर तो नए एसी खरीदते समय आपको, अब जैसे स्टार रेटिंग वाली बात लीजिए ना, आपको अभी भी कई घरों में विदाउट स्टार रेटिंग के एसी मिलेंगे जिनमें स्टार रेटिंग नहीं होती है, और जो नए एसी आ रहे हैं वो सब अब स्टार रेटिंग के साथ आ रहे हैं, जो कि बिजली की खपत का स्तर बताती है। बिल्कुल। इस बीच वोडाफोन आइडिया की फंडिंग में देरी अब बड़ी चिंता बनती जा रही है। कंपनी को करीब 50,000 से 55,000 करोड़ का नेटवर्क विस्तार करना है, लेकिन फंड नहीं मिलने से इसका मार्केट शेयर 7 बड़े सर्किलों में कमज़ोर हो सकता है। इन सर्किलों में वोडाफोन आइडिया को लगभग 50% रेवेन्यू आता है और यही इलाके अब एयरटेल और जियो के लिए मौके बन रहे हैं। HSBC की रिपोर्ट बताती है कि वोडाफोन आइडिया की मार्केट हिस्सेदारी पहले ही 21% से घट करके 17% हो गई है और अगर फंडिंग नहीं मिली तो कंपनी को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का कैश घाटा हो सकता है। सर, ये सिचुएशन रही तो फिर काम कैसे चलेगा वोडाफोन का? विपुल जी, लेकिन ये बताइए कि बाजार में स्टॉक तो वोडाफोन का लगातार चल रहा है। वोडाफोन के डेटा, उसके आंकड़े, उसकी तस्वीर जो अंदर से निकल के आती है, उससे लगता है अब गई कि तब गई। अब जिन सर्किल्स की आपने बात की जहां से 20% के आसपास ग्रॉस रेवेन्यू आता है, केरल, गुजरात, मुंबई, कोलकाता, महाराष्ट्र और यूपी वेस्ट, यही भारत के सबसे बड़े सर्किल हैं, यहीं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो वोडाफोन की तो स्थिति है कि सरकार उसको बकायेदारी में माफ़ी नहीं देना चाहती, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रियायत नहीं दी और बैंक फिलहाल कर्ज देने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वोडाफोन गहरे गंभीर संकट में है। तो जो बात HSBC की रिपोर्ट कह रही है, इस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वोडाफोन अपना एक बड़ा बाजार हिस्सा पहले ही गंवा चुकी है। 5G तकनीक नहीं होने के कारण, नई तकनीकें नहीं होने की वजह से अब अभी हाल में 5G के कुछ सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। अब एक्सपेंशन रुकेगा तो कंपनी अपना बाजार हिस्सा और गंवाएगी और तकलीफ में होगी। रिस्क वोडाफोन के लिए काफ़ी बड़ा है, पर इसके बाद भी बाजार में वोडाफोन के स्टॉक में जो मूवमेंट दिखता है वो थोड़ा दिलचस्प है और चौंकाने वाला भी है कि सब कुछ देखते हुए भी लोग वोडाफोन के स्टॉक में निवेश कर रहे हैं और इतना एक्टिव है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और रिटेल पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शेयर की चाल एक दायरे में है, सुस्त है। बहुत सारे बड़े ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड भी किया, लेकिन उसके बावजूद एक दायरे में कामकाज कर रहा है। आज 0.5% की गिरावट रही है। पूरे बीते महीने की बात करें तो करीब 2% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन बड़े मूव देखने को मिलते हैं जब भी कोई पॉजिटिव खबर आती है और लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद कुछ अच्छा हो, लेकिन फिलहाल के हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। इस बीच मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश घट करके 19,013 करोड़ रह गया है, जो कि अप्रैल के मुकाबले 22% कम है। ये आंकड़े एमफी ने जारी किए हैं। ये पिछले 13 महीनों का सबसे कम इनफ्लो है। बड़ी, मिड और स्मॉल कैप सभी कैटेगरी में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि एसआईपी इन्वेस्टमेंट जारी रहा है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल AUM बढ़कर के 72.2 लाख करोड़ रुपए पहुँच गया है। सर, ये मतलब क्या कारण आप मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं निवेशक? क्या ये जो वॉलेटिलिटी मई के महीने में रही उसका असर रहा, या फिर आप कैसे देख रहे हैं इसे? म्यूचुअल फंड के ताजे आंकड़ों में, जनवरी के बाद के आंकड़ों में भारत के लोगों के निवेश के व्यवहार के बारे में बेहद दिलचस्प तथ्य छुपे हैं, जो हमको इन आंकड़ों से निकल कर दिखते हैं, जो भारत के निवेशकों के लिए, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बड़े आंकड़े तो AUM बढ़ने के हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनफ्लो घटने के हैं, ओवरऑल SIPs के लगातार जारी रहने के, लेकिन जब हम भीतर से जाके देखें तो हमें 2 महत्वपूर्ण सेगमेंट दिखते हैं। पहले सेगमेंट में ये कि मैं ये समझने की कोशिश करते हैं कि निवेशक दरअसल कर क्या रहे हैं म्यूचुअल फंड के भीतर। अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में किस तरीके की निवेश की गतिविधि बनती दिखाई दे रही है। जैसे इक्विटी फंड में आप देखें, इक्विटी फंड में निवेश करीब 22% घट के 19,000 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। ये 13 महीनों का न्यूनतम स्तर है और ये वजह इक्विटी बाजार में जो उठापटक चल रही है उसको देखते हुए। लार्ज कैप फंड, जो कि बाजार के सबसे, म्यूचुअल फंड निवेशकों के सबसे डार्लिंग फंड्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लोग पैसा लगाते हैं, बाजार में बड़ा हिस्सा भी इनका है क्योंकि इनमें मूवमेंट तेज होते हैं, 53% की गिरावट है। स्मॉल कैप फंड में 20% की गिरावट हुई है, यानी ये दूसरा जो हिस्सा है लार्ज कैप के बाद स्मॉल कैप, उसमें भी गिरावट हुई।
जबकि इसके ठीक उल्टे हाइब्रिड फंड और पैसिव फंड और इंडेक्स फंड में रुचि बढ़ी है। अब यहाँ पर आप निवेशकों के व्यवहार का एक फर्क समझ सकते हैं कि जो हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड हैं उनमें निवेश घट रहा है, जबकि हाइब्रिड और पैसिव फंड जहाँ थोड़ा सुरक्षित निवेश है, जोखिम कम है, वहाँ निवेश बढ़ रहा है। एक और आंकड़ा हमें मिला इसमें कि महिला निवेशकों की संख्या करीब करीब 25% हो गई है AUM में, और पुरुषों का हिस्सा 33% है। पुरुषों के पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें दिखाई दी कि 5 साल से ज़्यादा पुराना AUM दोगुना हो गया है करीब करीब 2019 की तुलना में, और 90% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड डिजिटल माध्यम से खरीदे जा रहे हैं। तो ये भीतर का डेटा है जो हमें एमफी के आंकड़े से निकलकर दिखाई देता है। सर, ये जो नंबर्स देखने को मिले, आइए निवेशकों के व्यवहार के बारे में, उनके इन्वेस्टमेंट के तरीकों के बारे में क्या कुछ चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं इसमें? हाँ विपुल, इसमें महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे पास है इन आंकड़ों को देखकर निवेशकों के व्यवहार को, और म्यूचुअल फंड के आंकड़े बहुत हद तक बदले हुए तौर तरीकों के बारे में बताते हैं। अगर हम डेटा पॉइंट के में जाके देखें तो आपको समझ में आएगा कि निवेशकों के व्यवहार में 3 बड़े बदलाव हुए हैं। मई में इक्विटी फंड से करीब 37,000 करोड़ की निकासी हुई, निवेश में 22% की गिरावट हुई। यानी छोटे से नुकसान के डर पे भी निवेशक अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाले ले रहे हैं, और म्यूचुअल फंड छोटे से नुकसान को कवर करने की तमाम व्यवस्थाएं रखते हैं, पर निवेशकों का जो भय है, जो जोखिम से डर है, वो इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है। दूसरा, इसमें एंकरिंग बायस दिखता है। निवेशक स्टॉक की तरह म्यूचुअल फंड को ट्रीट कर रहे हैं। वो एक पुराने मुनाफे को, जो पहला एक लेवल था म्यूचुअल फंड पर रिटर्न का, उस रिटर्न को बेस मान लेते हैं और उस पर मुनाफा लाग करके निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 बड़ी चीजें हैं जोखिम की साइड से, जो नहीं होनी चाहिए एक म्यूचुअल फंड के व्यवहार में, क्योंकि जब एंकरिंग बायस में आप चले जाते हैं तो आप कंपाउंडिंग का और भविष्य में जब रिकवरी आती है उसका नुकसान उठाते हैं। दूसरी बड़ी चीज है कि तमाम म्यूचुअल फंड निवेशक खराब फंड में फंसे हुए हैं। आंकड़ा हमने देखा 15.7% AUM 5 साल से पुराना है, जिसमें कि निवेश निष्क्रिय है, जोखिम में भरा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी निवेशक उसमें फंसे हुए हैं। जब पूंजी खराब फंड में फंसती है तो बेहतर निवेश के अवसर टूटते हैं। और दूसरी चीज है कि कम जोखिम की वजह से अब निवेशक सुरक्षित फंड चुनने लगे हैं, जिनमें हाइब्रिड और पैसिव फंड हैं। और इसीलिए हमने देखा कि जो मई का आंकड़ा हमारे सामने आया है एमफी से, उसमें इक्विटी फंड्स में निवेश कम हुआ, जबकि हाइब्रिड और पैसिव फंड में निवेश बढ़ाया गया है। एक और गलती पाएगी मार्केट टाइमिंग को लेकर। मई 2025 में जो आंकड़े हमारे पास आए, उसमें ब्याज दरों में उतार चढ़ाव की डर से लिक्विड फंड से विपुल करीब 40,250 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। स्मॉल कैप से फंड की निकासी बनी रही, लेकिन SIP निवेश बना हुआ है और ये 26,000 करोड़ पर है, ये देखने की बात है। लेकिन निवेशकों के व्यवहार में खासा बदलाव आया है। बिल्कुल। इस बीच पाकिस्तान ने इस बार अपने डिफेंस बजट में 20% की बढ़ोतरी की है। अब उनका कुल रक्षा खर्च $9 बिलियन यानी करीब करीब 2.55 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और ये ऐलान तब हुआ है जब देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी दबाव में है। साल भर पहले ये बजट 2.12 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि भारत का डिफेंस बजट इससे 9 गुना बड़ा है, जो कि करीब $79 बिलियन का है। और ये फैसला पाकिस्तान में ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान की सरकार खर्चों में कटौती कर रही है, लेकिन डिफेंस पर फोकस बढ़ा रही है। सर, क्या ये भारत का जो डर था वो अब सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये लोग कर्ज लेकर के हथियार या फिर जो आतंकवाद को लेकर के भारत की तरफ से टिप्पणी की गई थी, आप कैसे देख रहे हैं सर? विपुल, जिस बात का डर था भारत की तरफ से पक्ष जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि रक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई है। ये बात भारत लगातार कह रहा था कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी बड़ी रक्षा तैयारी को फंड कर सके। और जैसे ही पिछले 2-3 महीने के भीतर 3 बड़े जगहों से, बल्कि 4 मान लें आप, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ADB से और चीन से, इन 4 स्रोत से पाकिस्तान के पास फंड्स पहुंचना शुरू हुए और पाकिस्तान ने अपनी रक्षा तैयारियों में बढ़ोतरी की है। ये बात भी स्थापित है, तमाम आंकड़ों के जरिए स्थापित है कि पाकिस्तान के बजट का एक हिस्सा लीक होकर टेरर फिनांस में जाता है, और यही तर्क भारत ने इन एजेंसियों के सामने रखने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार अब जाकर 2-3 महीने की क्षमताओं के बराबर हो सका है, आज क्षमताओं के बराबर हो सका है। लेकिन अब ये जो नया डिफेंस प्लान है $9 बिलियन का के आसपास, करीब करीब 2.55 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए में, ये ज़रूर पूरी दुनिया में सवाल
में पाकिस्तान की गतिविधियों पर सवाल उठाने के लोगों को मजबूर करेगा और भारतीय पक्ष की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आने की भी संभावना है। जी, इस बीच अमेरिका की अपीलीय अदालत ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप सरकार के टैरिफ फिलहाल के लिए लागू रहेंगे जब तक कानूनी अपील की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। ये टैरिफ अमेरिका ने चीन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों पर लगाए हैं। निचली अदालत ने इसे अवैध बताया था, लेकिन अपीलीय अदालत ने उस फैसले की पर लगी रोक हटा दी है। अब अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। तब तक इन टैरिफ का असर व्यापार और सप्लाई चेन पर बना रहेगा। सर, इससे दुनिया की ट्रेड डील्स पर कोई असर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अपीली कोर्ट का आधा फैसला क्लैरिटी देता है और आधे फैसले में क्लैरिटी नहीं है, यानी 31 जुलाई तक की जो तस्वीर है वो भी मिली जुली है। अपील कोर्ट ने कहा कि टैरिफ जारी रहेंगे 31 जुलाई तक। अब सुनवाई होगी तो आप मान के चल सकते हैं कि जून के अगले 15 दिन और उसके बाद जुलाई के पूरे महीने टैरिफ रहेंगे। दुनिया में कभी टैरिफ ऐसे लगते देखा नहीं था किसी ने कि टैरिफ लगे और 15-15 और 10-10 दिन के लिए उसे बढ़ाया जाए। टैरिफ का मतलब होता है कि पूरी दुनिया भर की कंपनियां वर्षों के लिए अपने कारोबार की बिजनेस प्लानिंग करती हैं, टैक्स का हिसाब लगाती हैं और उसके बाद उत्पादन करती हैं। तो अपीली कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को तो कंटिन्यू रखा है, यानी जो ट्रेड कोर्ट का निचली कोर्ट की अदालत का फैसला था उस पर रोक लगा दी है। लेकिन एक बात नहीं कही जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या ये टैरिफ अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से उचित और वैध हैं? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जो इमरजेंसी पावर्स है उनका इस्तेमाल करके वो इस तरीके के फैसले ले सकते हैं जिनको लेने का अधिकार कांग्रेस को है, अमेरिका के संसद को है? इस बात पर अपीली कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है और यही वजह है कि दुनिया की ट्रेड डील्स या दुनिया के निवेशक संदेह में, आशंका में और सशंकित रहेंगे, क्योंकि जो फंडामेंटल सवाल है, जो बुनियादी संवैधानिक सवाल है, वो इस फैसले से एड्रेस नहीं हुआ है। तो दुनिया की में जितनी भी ट्रेड डील अभी ट्रंप के साथ डिस्कशन में है, उसमें जापान है, उसमें EU है, उसमें भारत है, 3 बड़ी ट्रेड डील है, इसके अलावा छोटी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। ये सब रुककर अब जुलाई तक का इंतजार करेंगी। तो अनिश्चितता सरकार के लिए तो कंटिन्यू रखने की छूट मिल गई है, पर निवेशकों के लिए और व्यापार के जो नेगोशिएटर्स हैं उनके लिए अनिश्चितता अभी दूर नहीं हुई है। जी, इस बीच अमेरिका और चीन के बीच फिर से ट्रेड शांति की कोशिश शुरू हो गई है। लंदन में हुई बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक फ्रेमवर्क डील पर सहमति बनाई है, जिसके तहत चीन रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर पाबंदियां कम करेगा और अमेरिका कुछ टेक्नोलॉजी और एयरस्पेस सामान पर टैरिफ में ढील देगा। हालांकि यह समझौता अभी शुरुआती स्तर पर है और इसे लागू करने के लिए ट्रंप और शी जिनपिंग की मंजूरी अभी बाकी होगी। सर, चीन अमेरिका के बीच किस बात पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है? विपुल जी, एक मोटा फ्रेमवर्क बनता दिखाई दिया है जो पूरी तरह रेयर अर्थ पर चीन के नियंत्रण और रेयर अर्थ को जिस तरह से चीन ने इस्तेमाल किया है बड़े स्ट्रेटेजिक पावर के तौर पर, उस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने कल का बोनस पॉइंट सुना था जो हमने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया था यात्रा के दौरान, तो कल विपुल याद होगा हमने कहा था कि 2 ही समझौते की सूरतें हैं जो बनकर निकल कर आएंगी और वही हुआ है। चीन ने ये कहा है समझौते में कि इस फ्रेमवर्क में कि वो अपनी तरफ से अमेरिका को रेयर अर्थ के निर्यात में उदारता देगा। अमेरिकी ऑटो मेकर्स को प्रायोरिटी के आधार पर, वरीयता के आधार पर लाइसेंस दिए जाएंगे। इधर अमेरिका ने बदले में चीन की इस मांग को माना है कि अगर चीन को किसी तरीके की तकनीक की ज़रूरत है AI चिप्स के लिए, तो उसे के निर्यात में उदारता बरती जाएगी। इसमें चिप सॉफ्टवेयर हैं, जेट इंजन पार्ट्स हैं, सेमीकंडक्टर हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग है। इनकी तकनीकों पर अमेरिका ने रोक लगा रखी थी, जिस पे चीन को उदारता होगी। तो यही वो लेन देन है जो गिव एंड टेक है। इसके अलावा जो टैरिफ हैं जो जिन पर रोक लगाई गई थी वो रोक जारी रहेगी। ये तो पहले से जिनेवा के समझौते में भी तय हो गया था। तो अमेरिका तात्कालिक तौर पर तुरंत ये चाहता था कि उसे रेयर अर्थ की आपूर्ति मिलती रहे चीन से, और चीन भी तत्काल फैसले के पक्ष में था किसी तरीके की कि उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिप बनाने के लिए, हुआई की क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका से तकनीक मिल जाए, क्योंकि दोनों के बीच में गहरा विश्वास है। अमेरिका के पास रेयर अर्थ की सप्लाई का कोई बड़ा स्रोत अभी अगले 5-7 साल तक नहीं है। चीन थोड़ा जल्दी में है। चीन को लगता है कि अगर AI की तकनीक आ गई तो हुआवे उस स्तर के चिप बनाना शुरू कर देगी जिसके वो करीब पहुंच चुकी है कि उसे बाद में फिर चिप सप्लाई के लिए एनवीडिया या बाकी किसी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये सहमति बन गई है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप इस पर फैसला करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस तरह से लागू होगा। जी, क्या ऐसा लग रहा है सर कि यहाँ से कोई बड़े समझौते की राह निकलती हुई दिखाई देगी?
अभी तो नहीं लगता विपुल जी। जो जिस तरीके के माहौल में व्यापार वार्ता हुई, ये भी अनोखा है मतलब एक अलग अलग तरीके का इतिहास बन रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे को धमकाकर समझौता किया है, सहमति के साथ नहीं किया है। चीन ने धमकाया रेयर अर्थ को लेकर और अमेरिका ने कहा कि हम एआई चिप की तकनीक नहीं देंगे। अभी गहरा विश्वास है लंबे और बड़े समझौते की बात तो इस एजेंडे में शामिल नहीं हुई है, जो अभी तक की सूचना हमारे पास है। और इसीलिए बहुत इमरजेंसी में मीटिंग बुलाई गई थी। डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद चीन और अमेरिका के प्रतिनिधि लंदन में मिले थे, क्योंकि अगर कोई बड़ी व्यापार डील होनी है, ट्रेड डील होनी है, तो उसके लिए चीन और अमेरिका के बीच आपसी विश्वास बनना जरूरी है, जो अभी बिल्कुल बना नहीं है। ये लगभग वैसी स्थिति दिखती है जो 2018 में हुआ था। आपको याद होगा 2018 में ट्रंप ने अपनी पहली पारी में चीन पर टैरिफ लगाए थे, पर चीन ने रिटेलिएट किया था, फिर उसके बाद विवाद हुआ था और फिर दोनों देशों के बीच में एक मोटी मोटी सहमति बनी थी। तो ये अभी पूरी वार्ता फिलहाल जो हमारे पास सूचना है वो पूरी तरह से रेयर अर्थ और एआई चिप के पर लेन देन पर केंद्रित है। बड़े समझौते में के लिए विश्वास अभी उतना बनता नहीं दिख रहा है। इस बीच चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में प्राइस वॉर तेज हो गई है। BYD ने अपने पॉपुलर मॉडल सीगुल की कीमत घटा करके सिर्फ 55,800 युआन यानी करीब करीब $7.8 हजार कर दी है। टेस्ला जैसे ब्रांड्स जहां ऑटोनॉमस फीचर्स के लिए करीब $9,000 वसूल रहे हैं, वहीं BYD वही फीचर अब $30,000 के मॉडल में मुफ्त दे रहा है। हालांकि सेल्स बढ़ रही है, लेकिन मुनाफा घटने की आशंका बढ़ गई है और ये कीमतों की होड़ इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरा हुआ बनता दिखाई दे सकती है। सर, चीन के कार बाजार में चल क्या रहा है? विपुल जी, चीन के कार बाजार की जो हालत है उसके आंकड़े कल खुलकर सामने आए। कल चीन में उपभोक्ता मांग के भी आंकड़े आए और इंडस्ट्री के परचेजिंग मैनेजर्स के आंकड़े भी आए, और उनसे ये पता चला कि चीन की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन में पहुंच रही है। उस डिफ्लेशन की वजह है अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री। और अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री में अमेरिका की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां जिस तरह से प्राइस कट कर रही हैं, कीमतें घटा रही हैं, वो अब चीन की ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक ढांचागत समस्या, स्ट्रक्चरल चैलेंज हो गया। और ये जो प्राइस वार है वो पूरे के पूरे उद्योग की बुनियाद को और उद्योग की संभावनाओं पर असर डाल रहा है, और इसलिए बात बेहद गंभीर दिखाई देती है। हम डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की चीन के बाजार में, चीन के ईवी बाजार में ऐसा क्या हो रहा है जो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए और चीन की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बेहद खतरनाक है। BYD की बात आपने जिक्र की। BYD ने सीगल और हैचबैक जैसी जो अपनी कारें हैं उन पर करीब करीब 30 से 34% तक पैसे कम कर दिए हैं। भारतीय ग्राहक इतनी रियायत तो कभी सोच भी नहीं सकते विपुल जी। जितनी रियायत 34-35% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कारें सस्ती हो गई हैं। BYD की कोशिश है कि ईवी मार्केट में उसका शेयर 40% तक हो, पर जैसा विपुल ने संकेत दिया, आंकड़ा उसके सामने है। बिक्री तो बढ़ी, लेकिन मार्केट का वैल्यूएशन जो है वो मई 2005 में $21.5 बिलियन घट गया, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट पर दबाव था और इसलिए मार्केट वैल्यूएशन में गिरावट आई। इंडस्ट्री पर बड़ा गहरा असर पड़ा है, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर। ऑटो सेक्टर का मार्जिन 8.3% से घटकर करीब 2.1% रह गया है। अगर हम डेटा पॉइंट में देखें, प्रति गाड़ी जो नुकसान है वो अब 1 लाख युआन के आसपास पहुंच गया, $13,800 के आसपास का नुकसान गाड़ियों पर पहुंच गया है। 16 ईवी ब्रांड बंद हो गए हैं चीन के बाजार में, नेस्टा और नेटा और पोलस्टर जैसे जो छोटे ब्रांड हैं। नई कारों की कीमत इतनी कम हो गई है कि पुरानी कारों का पूरा बाजार कोलैप्स कर गया है। नई कारें इतनी सस्ती हो गई हैं और अब वहाँ स्थिति है कि कारखाने केवल 50% क्षमता पर काम कर रहे हैं। उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड कम होने के कारण इसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था का जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है उस पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है सर कि चीन की सरकार आखिर में क्या करना चाह रही है और क्या कर रही है? सरकार उलझन में है। इसे लेकर सरकार ने सस्ता कर्ज दिया और कंपनियों से फैक्ट्री लगवाई। फैक्ट्रियों में जब उत्पादन शुरू हुआ और इतना बड़ा ईवी का बेस बना, तब सरकार ने ईवी पर सब्सिडी खत्म कर दी। यह फैसला कोविड के तत्काल बाद हुआ था। इसके बाद अब कंपनियों के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि अमेरिका में निर्यात पर प्रतिबंध है, यूरोपीय बाजारों में निर्यात पर प्रतिबंध है, ऐसी स्थिति में अब कंपनियों के पास घरेलू बाजार में कीमतें कट करके ग्राहकों को माल बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सब्सिडी खत्म हो गई। अब सरकार इस प्राइस वार में इंटरवीन करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन चीन की सरकार के पास ऐसे कोई नियम नहीं है कि वो कंपनियों को प्राइस घटाने से रोक सके, और इसलिए
चीन में अब ये जो प्राइस कट है, जो आमतौर पर उपभोक्ताओं के लिए अच्छा होता है लेकिन मांग नहीं है, पूरे के पूरे उद्योग के लिए संकट बन रहा है। ऐसा संकेत हमें मिल रहा है कि जो बाजार के संकेत मिल रहे हैं, 2027 तक चीन में करीब 50% ईवी ब्रांड बंद हो सकते हैं। यानी 50% ईवी ब्रांड्स को अब बंद करना पड़ेगा। प्राइसेस यहाँ तक कट हो गए हैं। BYD, गीली जैसी जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं वही शायद बाजार में काम करती रह पाएंगी, और कीमतों की जंग से ग्राहकों को फायदा तो हो रहा है, लेकिन लंबे समय तक ये चलने वाली जंग चीन के ऑटोमोबाइल उद्योग की जड़ें हिला देगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि चीन में जैसे ही कारें सस्ती होना शुरू हुई, चीन की कंपनियों ने यूरोप और अमेरिका में कारें बेचना शुरू किया। विपुल जी, यूरोप में ईवी की डंपिंग पर जांच शुरू हो गई है, क्योंकि चीन अपने सस्ते ईवी यूरोप के बाजार में डंप कर रहा है। और जो लंदन में वार्ता चल रही है अमेरिका और चीन के बीच में, उसमें भी ये सवाल अमेरिका की तरफ से आशंका के तौर पर उठाया गया कि अगर हमने अपना बाजार खोला तो जितनी सस्ती ईवी अब इस समय चीन के बाजार में है वो हमारे बाजार में आना शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये ईवी क्रांति अब चीन के लिए की अर्थव्यवस्था के लिए, चीन के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पहली सी बन गई है। घटनाक्रम और आगे बढ़ेगा तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। अब सर, यहाँ से फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इसका? फिलहाल तो एक बड़ा पुनर्गठन दिखता है विपुल जी ईवी मार्केट में। जैसे हमने कहा 50% के आसपास ब्रांड कंपनियां बंद होंगी, जो संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि 15-16 ब्रांड तो देखते देखते 2024 में बंद ही हो गए। ईयू और अमेरिका की बाज़ारों में जो डंपिंग बढ़ेगी उसकी कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका तो 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। अभी वार्ता में भी ईवी डंपिंग बड़ा मुद्दा रहा था। ऐसी स्थिति में अब बाजार में BYD, गीली जैसी 2-3-4 कंपनियां ही बचेंगी, और इसका बड़ा असर हमें जो ईवी की प्रोडक्शन पाइपलाइन है चीन में उस पर दिखाई देगा। अंशुमान सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो चलिए, फिलहाल के लिए बोनस पॉइंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए, अपनी टिप्पणियां भेजते रहिए। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।